तो यहाँ पर हमने बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि अभी अभी हम यहाँ पर सीख करके आए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होता है। अब अगर इतनी बातें तुम्हारे दिमाग में क्लियर है तो हमको यहाँ पर देखना है कि आयन क्या है, किस प्रकार से आयन का निर्माण होता है और आयन कितने प्रकार का होता है। अब आयन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी चैप्टर में जब हम आगे चलेंगे तो वहां पर केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। अब अगर वहां यहां पर तुमको दिक्कत है इन सारी बातों में, तो तुम फिर क्या आगे की बातों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो ना, तो तुम देखो, एक सीढ़ी, जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, किसी अगर छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कूदने की कोशिश करेंगे चोट लग सकता है। तो क्या है कि स्टडी भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर तुम स्टेप बाय स्टेप चलो और जो बातें तुमने पीछे सीखी है उसको थोड़ा सा दिमाग में रखो, रिवीजन करो, तब जाके आगे पढ़ने में और ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आयन के बारे में। तो आयन के बारे में अगर हम तुमको एक बार में समझा दे तो यह विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणु का समूह होता है। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आया, ये तो डिफिनेशन बता दिया, विद्युत युक्त परमाणु या परमाणु का समूह है, बट विद्युत आवेश युक्त परमाणु होता क्या है या आवेश का मतलब क्या होता है, ये समझेंगे तभी तो आयन को समझेंगे। आ जाओ जी बात करें। इसके लिए थोड़ा सा हमको बात करना है यहाँ पर थोड़ा सा हमको बात करना है इसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में। तो अगर परमाणु के बनावट को देखे तो कुछ इस प्रकार से होता है। एक नाभिक होता है जिसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस, है ना। और इसके अलग अलग कक्षा होते हैं, परमाणु के अलग अलग कक्षा होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं? लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं को हमको पता है, के, एल, एम, और एक कक्षा और ले ले तो एन से हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं, या 1 2 3 4 से भी हम लोग सूचित करते हैं। अब होता यह है, एक सामान्य परमाणु में, है ना, अगर हम एक सामान्य परमाणु की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, या यूं कहें कि यहां पर प्लस और माइनस चार्ज जो है वो संख्या में बराबर होता है। जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज किसी सामान्य परमाणु में होता है ना। तो इस परमाणु को अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी परमाणु में समान है, जो कि सामान्य परमाणु में होता है, तो इसको बोलते हैं विद्युत उदासीन परमाणु। विद्युत उदासीन परमाणु, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ध्यान से देखना हम क्या कहते हुए जा रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तुम्हारा नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है तो परमाणु हमारा विद्युत उदासीन है। जैसे एक उदाहरण से अगर तुमको समझाए तो यहाँ पर अगर हमारे पास सोडियम का परमाणु है, इसका सोडियम का, तो सोडियम परमाणु के नाभिक में देखेंगे ना तो 11 प्रोटॉन होते हैं। तो मतलब प्लस चार्ज 11 हो गया। और अलग अलग कक्षाओं में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अलग अलग कक्षाओं में यहाँ पर तुम्हारा 11 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 11 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो 11 प्लस चार्ज है और यहां से 11 माइनस चार्ज है, तो कुल चार्ज कितना हो गया हमारा? 0 हो गया। इस वजह से ये जो सामान्य परमाणु है, सोडियम का सामान्य परमाणु जो है यह विद्युत उदासीन है। विद्युत उदासीन है। क्या है? विद्युत उदासीन है। ये बातें तुमको समझ में आ गई? ये बातें क्लियर है? अब सवाल उठता है तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं कि विद्युत आवेश युक्त परमाणु क्या होता है। तो हमको अभी ये बात पता चल गया कि बाबू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहेगा ना किसी परमाणु के अंदर, तो वह विद्युत उदासीन परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदासीन परमाणु कहलाएगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए या प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाए तो वह आवेश युक्त परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश युक्त परमाणु कहलाता है। सपोज देखो यहां से हमारे पास एक एटम ए है, ठीक है, एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, ठीक है, एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है, ठीक है। अब ए के नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन होगा। और हमेशा ध्यान से देखना कि नाभिक और बी के नाभिक में भी प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन कभी भी परमाणु से बाहर नहीं निकलता है या किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है।
जब भी निकलना होगा, ये जो अलग अलग कक्षा क्या बोल सकते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा है, इसी सबसे बाहरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकल के केमिकल रिएक्शंस में दूसरे एटम के बाहरी कक्षा में ही प्रवेश करता है। अभी के लिए बस इतना ही समझो। हालांकि जब हायर क्लासेज में जाएंगे तो दूसरे कक्षाओं में से भी इलेक्ट्रॉन कूदते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बस अभी ध्यान रखो कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में से दूसरे परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, आ जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि यहां पर देखो, अगर सपोज यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एक्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, प्रोटॉन बराबर भी एक्स होगा। ठीक है, यदि कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या है प्रोटॉन भी उतनी संख्या में होगा। अब समझो, हमने कहा बाबू एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के दूसरे वाले परमाणु में चला गया, तो इस परमाणु में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x+1 हो गया और नंबर वन ऑफ प्रोटॉन कितना है, x है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x+1 है, अब ये तो माइनस चार्ज है, मतलब एक माइनस चार्ज जो है इस परमाणु पर ज्यादा आ गया, तो ये हो गया हमारा ऋण आवेशित। क्या हो गया, ऋण आवेशित। ध्यान से समझना क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन एक्स था, टोटल प्रोटॉन एक्स था। अब जो इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया दूसरे पर, अब जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो x-1 बचा है और प्रोटॉन हमारा x है, मतलब प्रोटॉन से एक कम इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब प्लस वाला चार्ज ज्यादा है, तो इस एटम पर हमारा क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज इस पर -1 इस पर +1। अगर सपोज यहां पर समझना, सपोज हमारे पास फिर से दो एटम है, ठीक है, ये फिर से लो ए और बी। सपोज अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ए से बी पर, तो इस पर 2 प्लस चार्ज आएगा और इस पर 2 माइनस। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर -2 चार्ज, जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर +2 चार्ज। क्लियर है बात। अगर सपोज ए और बी एटम है और यहां से 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो जो जिससे ट्रांसफर हो रहा है उस पर +3 चार्ज और जिसमें ट्रांसफर हो रहा है उसमें -3 चार्ज हमारा आ जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो यही आयन होता है। आओ जरा कुछ उदाहरणों के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं आयन, है ना। तो बेसिकली तुम्हारा यहाँ पर देखो, गौर से देखना, कुछ और बात कर लेते फिर चलते आगे। तो यहाँ पर देखो आवेश दो प्रकार का बन रहा है, एक तो प्लस वाला आवेश बन रहा है और एक हमारा माइनस वाला आवेश बन रहा है। प्लस वाले आवेश को हम लोग बोलेंगे धनायन और माइनस वाला आवेश को बोलेंगे ऋणायन। ठीक है, इसको बोलते हैं केटायन इंग्लिश में और इसको बोलते हैं हम लोग एनायन। चलो जी, तो बात समझ में आ गया। हमने परिभाषा में पहले ही बताया कि आयन कुछ नहीं है, विद्युत आवेश युक्त परमाणु है। विद्युत आवेश युक्त परमाणु कहने का मतलब है अब उसमें या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या तो प्रोटॉन ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में बराबर है किसी परमाणु, तो वो तो चुपचाप बैठा रहेगा, वो तो परमाणु क्या है, विद्युतता उदासीन परमाणु है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि आयन के प्रकार। आ जाओ। तो अभी तक हमने देख लिया कि आयन क्या होता है और किस प्रकार से आयन का निर्माण होता है। अब देखो आगे हमको देखना है कि आयन कितने प्रकार के होते हैं और आयन का क्लासिफिकेशन बेसिकली दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने के आधार पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने और लेने के आधार पर हम आयन का प्रकार बता सकते हैं, और एक परमाणुओं के अनुसार प्रकार हम बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमाणु, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, उस आधार पर आयन कितने प्रकार का होता है। तो जरा बात करें, इस आधार पर देखेंगे आयन के प्रकार, है ना, यहीं से देख ले आयन का प्रकार। तो आयन बेसिकली दो प्रकार का होगा। ठीक है, कौन कौन सा होगा, आयन बेसिकली दो प्रकार का होगा। एक होगा तुम्हारा धन आयन, क्या होगा, एक होगा धन आयन, जो हमने शुरू में बात भी किया है, ठीक है, जिसको हम लोग इसमें केटायन बोलते हैं। और दूसरा होता है तुम्हारा ऋण आयन, जिसको इंग्लिश में हम लोग एनायन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एनायन बोले। हालांकि तुमको अब समझ में आ रहा होगा कि केटायन का निर्माण कैसे होता है और एनायन का निर्माण कैसे होता है, ये हमने अभी तुरंत बात किया है। आज जरा देखिए धनायन होता क्या है ना। ये जो पहला आयन है धनायन, ये क्या होता है, देखो जरा धनायन। इतना बात तो हमको पता चल गया है अभी तक कि आयन का निर्माण होता है जब किसी परमाणु पर आवेश आ जाता है। अब आवेश आने का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी बात किया है,
और नहीं समझ में आया है तो और अभी बात करेंगे, ठीक है। तो धनायन का मतलब होता है एक आवेशित परमाणु होता है, ठीक है। धन आवेश युक्त, देखो धन आवेश युक्त परमाणु या परमाणु का समूह, परमाणु या परमाणु का समूह, परमाणु का समूह हमारा धनायन कहलाता है। क्या कहलाता है? धनायन कहलाता है। अब इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसके बारे में भी तो बात करें। बोल तो दिया हमने कि धन आवेश युक्त परमाणु या परमाणु का समूह, बट इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम देखें यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे, जैसे है सोडियम, देखना जरा, जैसे है हमारे पास सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। कितना होता है? 11। इसको हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं, देन हम आगे थोड़ा सा कम डिटेल में समझेंगे। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब क्या है कि इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन होगा, ठीक है। और इसके अलग अलग कक्षा, अलग अलग जो कक्षा है उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तुमको होने वाला है 11। तो यह, इस पर भी कोई आवेश नहीं है, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये विद्युतता उदासीन है, तो उदासीन है। आवेश आने का मतलब है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए या प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर ऋण आवेश हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा तो यहां पर हमको धन आवेश हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पर आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है या प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होता है, ये टोटली डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रॉन पे। किस पर करता है? इलेक्ट्रॉन पे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहरी कक्षाओं में से, परमाणु के बाहरी कक्षाओं में से इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकता है? निकल के बाहर जा सकता है, या बाहरी कक्षा में दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं धनायन के बारे में, और ये है सोडियम का परमाणु। तो होता यह है कि अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे ना, तो ये होता है 2 8 1। अब बोलोगे ये क्या बला है? ये बला नहीं है, इससे पहले वाला वीडियो देखो, ठीक है। या ये समझो, देखो इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ से जो तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या कर देगा? ये दूसरे किसी एटम को दे देगा। अब ये दूसरे किसी एटम को दे दिया, तो अब जरा बताना, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान से देखना, इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, 11 11 दोनों है या ना? बिल्कुल है। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन बचा। प्रोटॉन हमारा क्या है? अभी भी 11 है। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन कैंसिल, खत्म। अब हमारे पास प्लस में 1 चार्ज तो अभी भी बच रहा है ना, प्लस में 1 चार्ज तो अभी भी बच रहा है। मतलब प्रोटॉनों की संख्या अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। इसका मतलब यहाँ पर सोडियम पर हमारा 1 धन आवेश है। कितना आवेश है? 1 धन आवेश है। तो बेसिकली जितने भी धातु होते हैं ना, जितने भी धातु होते हैं, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा में से बाहर निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से 1 2 और 3 आवेश वाला धनायन का निर्माण करता है। कैसे आओ जरा बात करते हैं, है ना। ये बातें तो तुमको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आ जाओ। तो हमने कहा बाबू कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, ये होता है 2 8, यही नीचे लिख लेते हैं ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। और हमने कहा 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये किसी दूसरे एटम को हम दे देंगे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हमारा निकल गया। 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा सोडियम का, वो होगा 2 8, क्योंकि 1 तो बाहर चला गया। और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तभी हमने समझाया कि प्रोटॉनों की संख्या तो 11 है ही, बट इलेक्ट्रॉन 1 निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन हमारा 10 ही बचा। तो यहां से 1 धन आवेश यहां पर आ जाएगा। क्लियर है बात? अब हमारे मन में प्रश्न आया, क्या सिर्फ सोडियम ही धन आवेश बनाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सोडियम के अलावा और भी तत्वों के परमाणु है जो धन आवेश बनाता है, इकाई धन आवेश बनाता है। तो कौन कौन से ऐसे परमाणु है सोडियम के अलावा? ले लेते हैं तुम्हारा, तो यह तुम्हारा लिथियम, ये भी धन आवेश बनाता है, इकाई धन आवेश। सोडियम तो बनाता ही है, अभी बात किया हमने। पोटेशियम बनाता है, रुबिडियम बनाता है, सीजियम बनाता है, फ्रेंसियम बनाता है। ये सब का सब इकाई धनावेश बनाने वाला तत्वों के परमाणु है, ठीक है। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इस पर इकाई धनावेश ही होता है, ठीक है। चलो जी, ये हो गया तुम्हारा इकाई धनावेश। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इकाई धनावेश बाहर हमारा बन जाता है। दूसरा उदाहरण पकड़ते हैं। यहां पर हमारे पास दूसरा है कैल्शियम। एग्जाम्पल 1 था ये, एग्जाम्पल 2 में देखते हैं।
ये हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। परमाणु संख्या 20 होने का मतलब है कि कैल्शियम के नाभिक में 20 प्रोटॉन होगा जो बदल नहीं सकता है, और इसके अलग अलग कक्षाओं में 20 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 आता है। मतलब सबसे बाहरी कक्षा में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये करता यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे एटम्स को दे देता है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहां चला गया? बाहर चला गया। 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बाहर चला गया, तो अब जो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना वो बना तुम्हारा, अच्छा ये बनेगा ना 2882 बनता है। ये तो गड़बड़ हो गया, इलेक्ट्रॉन पूरेगा ही नहीं। 2882, 8 2 10, 8 18, 2 20, 20 इलेक्ट्रॉन पूर गया ना यहाँ पर। हाँ, तो अब जो नया 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे बाहरी कक्षा से, जो नया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा वो बनेगा तुम्हारा 288। ठीक है। अब चूंकि 2 यहां से देखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या का मतलब क्या है? सामान्य परमाणु में परमाणु संख्या का मतलब है कि अगर परमाणु संख्या 20 है तो 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया तो प्रोटॉन तो अभी भी 20 ही होगा क्योंकि वो नाभिक में है, नाभिक में से निकल के कहीं नहीं जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 8 8 16 2 18 हो गया। इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो इस पर 2 इकाई धनावेश यहाँ पर आ जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे तत्व है जो 2 इकाई धनावेश बनाता है? और जरा इसको देख ले। तो यहाँ पर जो 2 इकाई धनावेश बनाने वाला तत्व है, ये देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इस पर हमारा होता है 2 इकाई का धनावेश, या बोलो तो 2 धनावेश होता है। ठीक है। 2 धनावेश का मतलब है ये सारे के सारे तत्वों के परमाणु जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकता है, और सारे के सारे ये मेटल्स है। हमने फिर कहा था और फिर बोल रहे हैं, हमने कहा भी तो फिर बोल रहे हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो क्या कर सकता है? धनायन बना सकता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इकाई धनावेश बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो 2 इकाई धनावेश यहाँ पर बन रहा है। क्लियर है बात? चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, उदाहरण संख्या 3 हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम के बारे में, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13। कितना होता है? 13। अब एटॉमिक नंबर 13 कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13 है। एक समान एल्यूमिनियम के परमाणु में 13 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन होता है। 13 प्रोटॉन मतलब 13 प्लस चार्ज, 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 13 माइनस चार्ज। क्लियर है बात? अब होगा यह कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए तो 2 8 और 3 निकल के आएगा। बाहरी कक्षा में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल और आया कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों रखना है? क्योंकि देखो, किसी भी तत्व को स्टेबल होने के लिए उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना जरूरी है। और यदि सिर्फ किसी तत्व के परमाणु में एक ही कक्षा है तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरा करना जरूरी है। तो जितने भी तत्व अधिकतम में देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना जरूरी है। स्टेबल होने के लिए क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे देगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से निकल जाएगा। अब एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा ये होगा तुम्हारा 2 8, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो प्रोटॉन तो हमारा अभी भी इसमें कितना होगा? 13 है, क्योंकि वो नाभिक में होता है और प्रोटॉन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। बट हमारा इलेक्ट्रॉन जो है 3 घट गया, यानी कि अब 10 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है, तो 3 प्लस चार्ज ज्यादा है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर आयन जो बन रहा है वो 3 प्लस हमारा बन रहा है। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे तत्व है जो 3 प्लस वाला धनायन बनाता है? आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ। ये होता है बोरन, एल्यूमिनियम, और इसका क्या होता है? इंडियम, थैलियम। ठीक है। तो ये जो बनाता है ना, ये 3 प्लस धनायन बनाता है। चलो जी, बोरन, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है। चलो जी, तो हमने यहाँ पर देखा कि धनायन क्या होता है। अब बात करते हैं ऋणायन क्या होता है। अगर तुम धनायन को अच्छी तरह से समझ पाए हो तो ऋणायन को भी इजिली तुम समझ पाओगे। हालांकि इस लेक्चर की शुरुआत में भी हमने कुछ ऐसी बातें की थी जिससे धनायन और ऋणायन के जो भी कॉन्सेप्ट था वो तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। तो थोड़ा सा डिटेल में हम देख रहे हैं। तो देखिए ऋणायन होता क्या है। धनायन के बारे में तो हमने बात कर लिया। ये दूसरे नंबर में जो हमारा ऋणायन है ये क्या होता है? बहुत सिंपल सा डिफिनेशन बनाएंगे इसका हम, कि ऋण आवेश युक्त
आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह या परमाणुओं का समूह ऋणायन कहलाता है, ऋणायन कहलाता है। तो ये हो गया तुम्हारा ऋणायन। अब हमारे मन में आया फिर से, धनायन के समय भी प्रश्न आया कि ऋण आवेश युक्त परमाणु होता क्या है। एक सिंपल सा उदाहरण हम तुमको बताते हैं, दिन हम बात करते हैं। यहां पर हम लेंगे क्लोरीन का आइटम। किसका आइटम लेंगे? क्लोरीन का। क्लोरीन के होता है परमाणु संख्या 17। परमाणु संख्या 17 होने का मतलब है क्या कि भाई परमाणु संख्या का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन है वो परमाणु संख्या बताता है। तो क्लोरीन के नाभिक में यहाँ पर 17 प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज। कितना होता है? प्लस चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग जानते हैं कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अच्छा, प्रोटॉन 17 है, परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉन 17 है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 17 है, एक सामान्य परमाणु में, क्लोरीन के समान परमाणु। ठीक है, अब पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ये जानते हैं। अब समझो कि अगर हमको यहां से तीसरे कक्षा में, बाहरी कक्षा में अगर हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 काम कर सकते हैं, या तो 7 का 7 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल सकते हैं जो कि होगा नहीं, और या आसान तरीका ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से हम लोग ले लेंगे। ये आसान है, ये आसान है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे? किसी दूसरे परमाणु से यहां पर ले लेते हैं और इस प्रकार से यहां पर हो जाता है इस वाले कक्षा में भी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना, हम कहने की कोशिश क्या कह रहे हैं कि यहां पर बाबू प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन कितना है? जरा ध्यान से देखना, प्रोटॉन कितना है? 17 प्रोटॉन है, यानी कि प्लस चार्ज प्रोटॉन हमारे पास 17 है, प्लस चार्ज 17 है। नौ एक यहां पर इलेक्ट्रॉन भी 17 ही था, 8 2 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन हमने और यहां से दूसरे एटम से लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 18। तो यहां पर कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस वाला चार्ज जो है 1 अधिक है, इलेक्ट्रॉन 1 अधिक है, मतलब यहां से यहां पर जो क्लोरीन का एटम है ना, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या, कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए यहां पर आवेश 1 माइनस में होगा। क्लियर है बात? तो यहां से समझो, यहां पर हमने क्या कहा? हमने कहा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक ये परमाणु संख्या 17 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर कितना है? 17 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 7 होगा। ठीक है, अब यदि हमको यहां से बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है एटम को स्टेबल बनाने के लिए, तो इस स्थिति में हमको 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए। तो हमने कहा बाबू तुमको दे देते हैं, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। अब क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8, लेकिन किस कीमत पर मिला है? इसको 1 इलेक्ट्रॉन इस कीमत पर मिला है कि भाई नाभिक में तो प्रोटॉन 17 ही है, चार्ज 17 ही है, प्लस वाला चार्ज तो 17 ही है, लेकिन माइनस वाला चार्ज 17 और प्लस 1 हो जा रहा है। तो वही एक चार्ज को हम लोग यहां पर दिखाते हैं कि बाबू इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो तुम्हारा 18 हो गया है। तो ये बन गया तुम्हारा क्लोरीन आयन। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आया कि कौन कौन से ऐसे तत्व है जिसका परमाणु हमारा इकाई ऋणावेश बनाता है। तो आ जाओ देखें। ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नाम देख लेना, नाम में क्या रखा है, संकेत देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हो गया, इस पर इकाई तुम्हारा ऋण आवेश होता है। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। तो ये समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रॉन एक हम ले रहे हैं किसी दूसरे परमाणु से, तो जो एटम पर हमारा 1 इकाई ऋणावेश आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, उदाहरण नंबर 1 था ये हमारा, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो उदाहरण है वो है ऑक्सीजन का। परमाणु संख्या यहाँ पर 8 होता है। परमाणु संख्या 8 कहने का मतलब कि ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये होगा 2 और 6। ठीक है, बाहरी कक्षा में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। ये के सेल हो गया और ये एल हो गया, है ना।
पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा बारहवीं कक्षा है, बारहवीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसको में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हमको किसी दूसरे परमाणु से यहाँ पे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा बाबू ऑक्सीजन जाओ जी लो जिंदगी, हम तुमको 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, दिक्कत नहीं है, जैसे तैसे हो जाएगा अपना मैंने। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद हुआ ये कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 2-8। क्या बन गया? 2-8। ऑक्टेट यहाँ पर पूरा हो गया, एटम स्टेबल हो गया। ठीक है, लेकिन अब अगर देखिए यहाँ पर गौर से ध्यान से देखना कि इस वाले एटम में बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन प्लस वाला और ये इलेक्ट्रॉन माइनस वाला, देखो यहाँ पर परमाणु संख्या 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8। ठीक है, इसलिए यह क्या था? विद्युतता उदासीन परमाणु था। जैसे ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ना, हाँ, जैसे ही हमने 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर से दिया तो अब यहाँ पर प्रोटॉन तो नाभिक में होता है और उसकी संख्या तो 8 ही होगा, बट इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर से हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका मतलब 8 प्रोटॉन तो होगा ही और 8 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही पहले से, और 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो 8 पहले था, 2 और आ गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे पास हो जाएगा। मतलब देखो 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन से हम बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो हमारा उदासीन हो जाता है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमको फालतू बच जाता है, यही हमारा यहाँ पर चार्ज क्रिएट कर रहा है 2 माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 2 इकाई ऋण आवेश यहाँ पर बन जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में फिर से प्रश्न आया, अरे हम बात करें ना कि कौन कौन सा ऐसा तत्व है और उसके परमाणु है जो 2 इकाई ऋण आवेश बनाता है, यानी कि -2 चार्ज जिस पर होता है। और जरा बात करें, ये तुम्हारा परमाणु होगा ऑक्सीजन, है ना, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, इस पर 2 माइनस, इस पर 2 माइनस, इस पर 2 माइनस, इस पर 2 माइनस, इस सब पर तुम्हारा कितना होगा? तुम्हारा 2 माइनस होगा। क्लियर है बात? चलिए तीसरे नंबर के उदाहरण पे चलते हैं। तीसरे नंबर के उदाहरण पे चलते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण है, और हमारा इस बार जो परमाणु है ना वो है नाइट्रोजन परमाणु। कौन सा? नाइट्रोजन परमाणु संख्या यहाँ पर होता है 7। कितना होता है? 7। मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये होगा 2, 5। अब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो बाहर से हमको 3 इलेक्ट्रॉन देना है। हमने कहा बाबू कोई बात नहीं है, हम हैं यहाँ पर, दे देते हैं तुमको 3 इलेक्ट्रॉन, क्या दिक्कत है, इसी तरह से मैनेज करते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो हो गया तुम्हारा 2-8। क्या हो गया? 2-8 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु संख्या 7 है तो पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 7-7 था, यानी प्लस में 7 और माइनस में 7, तो ये हो गया उदासीन परमाणु। लेकिन 7 से 7 तो उदासीन हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में ये 3 हमसे और मांग रहा था, हमने 3 और दिया, और इस बेवकूफ को इतना नहीं पता था कि भाई ये जो 3 है ना ये हम पर माइनस चार्ज कर देगा। ये 3 हमने दिया इसको तो 10, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, और ये जो 3 आया ना यही फालतू बच रहा है हमारा, यानी माइनस चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो ये 3 हमारा माइनस आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 इकाई ऋणावेश यहाँ पर यानी कि -3 आवेश यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। अब हमारे सामने फिर से प्रश्न आया कि बता दो कौन कौन सा ऐसा एटम है जिस पर 3 इकाई ऋणावेश होता है। तो देखिए जरा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, है ना, इस पर हमारा चार्ज जो है 3 माइनस होता है। कितना होता है? 3 माइनस होता है। ये हो गया तुम्हारा आयन। अच्छा, ये जितनी बातें हमने बताया है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी इस लिहाज से है, ये जो बता रहे हैं ना तुमको, इस पर भाई -1 आवेश होता है, इस पर देखना किस पर गया, हाँ इधर से, इस पर माइनस इधर गया, इस पर -1 आवेश होगा। इसके बाद जो है 2 आवेश वाला किधर गया हमारा? इधर, इधर इस पर -2 आवेश होगा, और ये सारे तत्वों के परमाणु पर -3 आवेश होगा। अब ये याद रखना पड़ेगा हमको, बाय नेम याद रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इसके अलावा और क्या है? बस इतना ही है ना। चलो, तो ये बाय नेम याद रखना पड़ेगा कि किसका आयन है, क्योंकि कंपाउंड बनाने के लिए जाएंगे तो वहां पर हमको ये सारा का सारा आयन जरूरी पड़ने वाला है। ठीक है, आयन के बारे में कुछ और बातें बची है, आओ जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात और हमको देखना है, जो तुम्हारे सामने यहाँ पर दिख रहा है कि सरल आयन और संयुक्त आयन क्या होता है। आयन के बारे में देखा हमने, आयन के 2 प्रकार, धनायन और ऋणायन, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से बात किया है। अब यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आया कि सरल आयन यानी कि सिंपल आयन, और यहाँ पर क्या है हमारा
संयुक्त आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन किसको बोलेंगे? बहुत आसान है इसको समझना। आओ जरा देखिए सरल आयन किसको कहेंगे, देखना जरा। सबसे पहले सरल आयन के बारे में। सरल आयन तो हम यहां पर उदाहरण से शुरुआत करते हैं। जैसे फ्लोरीन हो गया तुम्हारा, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब सरल आयन है। कौन से आयन है? सरल आयन। अब तुम बोलोगे किस बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये सरल आयन है, या इसका डिफिनीशन क्या बनाएंगे, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो आयन जो एक ही परमाणु के बने होते हैं, आयन जो एक ही परमाणु के बने होते हैं, परमाणु के बने होते हैं, सरल आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारा सरल आयन कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है। आयन जो एक ही परमाणु से बने होते हैं। फ्लोरीन एक परमाणु बना है, क्लोरीन एक परमाणु बना है, ऑक्सीजन एक परमाणु का है, एल्यूमिनियम एक परमाणु का बना है। मतलब एक ही प्रकार का परमाणु होगा, दूसरा कोई परमाणु उस आयन के अंदर में नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सरल आयन। बातें समझ में आ गई? अब सवाल उठता है कि संयुक्त आयन या कॉम्प्लेक्स आयन किसको बोलेंगे? आज वो बात करें। संयुक्त आयन किसको बोलते हैं? उदाहरण सबसे पहले अपना आएगा। जैसे हम बात करते हैं NH, ये रहने दो। जैसे हम बात करते हैं यहां पर CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है, OH माइनस, HCO3 माइनस। तो ये जो तुम्हारा कार्बोनेट आयन है, ये जो सल्फेट आयन है, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, और ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, इस सब में तुमको कितना परमाणु नजर आ रहा है? एक या एक से तो अधिक ही परमाणु नजर आ रहा है। यहां पर देखो कम से कम तो 2 परमाणु है, और 2 से अधिक परमाणु भी है ना। देखो इसमें कार्बोनेट आयन में कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, कुल 4 परमाणु है। सल्फेट आयन में ऑक्सीजन का 4, सल्फर का 1 परमाणु है, 5 परमाणु है। हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, 2 परमाणु कुल है। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन में हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1, 2 और 2 3, ऑक्सीजन का 3, तो 5 परमाणु है। तो मतलब अगर एक परमाणु से अगर कोई आयन बनता है तो सरल आयन होगा, और अगर एक से अधिक परमाणु से कोई आयन बनता है तो वो कॉम्प्लेक्स आयन यानी कि संयुक्त आयन होगा। क्लियर है बात? अब यहां पर हम बता दें डिफिनेशन क्या बनाएंगे। वैसा आयन जो एक से अधिक आयनों के समूह से बना हो, एक से अधिक परमाणुओं के समूह से बना हो, परमाणुओं के समूह से बना हो, क्या कहलाएगा? संयुक्त आयन कहलाएगा। संयुक्त आयन कहलाता है। आई होप तुमको बातें समझ में आ गई, बातें क्लियर हो गई। सरल आयन किसको बोल सकते हैं, संयुक्त आयन किसको बोल सकते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा सा देंगे अल्पविराम, आयन के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। कहां पर? जहां पर हम बात करेंगे सूत्रों को बनाना। ठीक है, फिलहाल कुछ और बात यहां पर हम देख लेते हैं।